चलिए, बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ पढ़ेंगे हम। पिछले जो 2 टॉपिक मैंने आपको बताया है, इंग्लिश ग्रामर 1.1, इंग्लिश ग्रामर 1.2, वो दोनों को मैं रिवाइज करता हूँ और आज नया तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर 1.3, मतलब कि डू फॉर्म। वो पढ़ने से पहले मैं इसको रिवाइज करता हूँ और इसको रिवाइज करने से भी पहले एक फॉर्मेलिटी रहती है, वो फॉर्मेलिटी बता देता हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, वट एवर यू आर, वेन एवर यू आर सीइंग दिस वीडियो, ओके। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, आई एम हरिओम सोलंकी एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट डू फॉर्म एंड वेलकम टू माय चैनल ई टीचर। ठीक है, हो गया, ओके। इट्स जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी वर्ड बना है फॉर्मल से, फॉर्मल, और एक होता है इनफॉर्मल। आपने स्कूल टाइम में 2 तरह के लेटर पढ़े होंगे, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में आपके लेटर टू फादर, फ्रेंड, लेटर टू ब्रदर और सिस्टर, ये जितने भी लेटर्स रहते हैं इनफॉर्मल लेटर्स रहते थे। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, ओके। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। जो आपकी एप्लीकेशन थी वो क्या थी, फॉर्मल लेटर, ओके। एप्लीकेशन वगैरह क्या थी, फॉर्मल लेटर। और जो आपके इनफॉर्मल लेटर्स में जो पिताजी को लेटर वगैरह लिखते थे, तो फॉर्मल का फॉर्मेलिटी शब्द बोलते हैं ना, जिसको अपन आजकल बहुत जल्दी यूज़ कर लेते, तो क्या बोलते हैं, फॉर्मलिटी नहीं रहता, वो क्या रहता है, फॉर्मेलिटी बना है फॉर्मल शब्द से। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक और इनफॉर्मल मतलब होता है अनौपचारिक। जैसे जो पापा, दोस्त, भाई या बहन को पत्र लिखते थे वो अनौपचारिक रहते थे, और जो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते थे या कलेक्टर को जो एप्लीकेशन लिखते थे, कुछ भी, वो क्या रहती थी, फॉर्मल। क्यों? क्योंकि वो हम एक फॉर्मेलिटी शो कर रहे थे, ठीक है। जैसे आपकी एप्लीकेशन जाएगी तो वो कलेक्टर या प्रिंसिपल बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेगा। आप एप्लीकेशन में ये नहीं लिखेंगे, प्रिंसिपल सर आप कैसे हैं, कलेक्टर महोदय आप कैसे हैं, आपका पत्र मिला मुझे, मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही, ऐसा कुछ बातें आप अनौपचारिक बातें नहीं करते, उसमें सब औपचारिकताएँ रहती है, ठीक है। वो भी आपके लेटर को बिल्कुल बार बार 10 बार जब आपकी याद आएगी तब पढ़ेगा नहीं। कलेक्टर या प्रिंसिपल जो रहता है आपके लेटर को पढ़ते नहीं, वो भी क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी निभाते। जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें आपको पिंच कर देंगे, जो भी जहाँ भी रखना है उसको डॉक्यूमेंट को रख के पटक देगा। फॉर्मेलिटी से बना फॉर्मल, या फॉर्मल से बनी फॉर्मेलिटी, ओके। तो औपचारिक, अनौपचारिक। तो ये जो स्टार्टिंग की फॉर्मेलिटी वो बताने के बाद हम फिर से अब देखते, रिवाइज कर देता हूँ मैं। आपने जो पढ़ी थी इंग्लिश ग्रामर 1.1 बी फॉर्म और इंग्लिश ग्रामर 1.2 हैव फॉर्म, उसको मैं रिवाइज करता हूँ। सबसे पहली बात, हर एक वर्ब की 4 फॉर्म होती है। गो एक उदाहरण लिया, गो से ही मतलब नहीं, किसी की भी वर्ब की जो 4th फॉर्म रहती है, वर्ब में आईएनजी का मतलब होता है 4th फॉर्म। 4th फॉर्म कभी भी आई, यू, वी, दे, ही, शीट नहीं, ये देखो आई लिखा है यहाँ पे, यू, वी, दे, ही, शीट नेम, कुछ भी आ सकता है। इनके साथ कभी भी अकेले नहीं आएगी, उसके साथ या तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर मिलेगी, आई आया तो एम आ गया, यू, वी, दे आएगा तो आर आ जाएगा, ही, शीट नेम आएगा तो इस आ जाएगा। मतलब कि बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी, ये फर्स्ट लिखा देखो। किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म या 4th फॉर्म, वर्ब में आईएनजी ही 4th फॉर्म होती है, किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म या 4th फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, या फिर 4th फॉर्म बी की 2nd फॉर्म वाज वर, ये देखो वाज आ गया, वर्ब भी आ सकता है यहाँ पे जब सब्जेक्ट चेंज होगा, तो वाज वर 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म बीन, या फिर वर्ब बी, इनके साथ आती। किन किन के साथ, फिर से गोला बना देता हूँ। इंग्लिश ग्रामर 1.1 का टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है। ये है 4th की हेल्पिंग वर्ब, 4th या आईएनजी की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देखो बोले आईएनजी के पहले आपको इज एम आर मिलेगा, आईएनजी के पहले आपको वाज वर मिलेगा, आईएनजी के पहले आपको बीन मिलेगा, या फिर आईएनजी के पहले आपको बी मिलेगी। कोई सा भी ऐसा सेंटेंस, इंग्लिश ग्रामर का कोई सा भी ऐसा सेंटेंस जो कि आई, यू, वी, दे, ही, शीट नेम से शुरू हुआ हो और उस सेंटेंस में आईएनजी है, तो आईएनजी के तुरंत पहले आपको या तो इज एम आर, या फिर वाज वर, या फिर बीन 3rd फॉर्म, या फिर वर्ब बी मिलेगी। ये सबसे बड़ा रूल है इंग्लिश का। दूसरा मैंने आपको टॉपिक बताया था, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है
जरूरी नहीं है कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का ही काम करे। ये हेल्पिंग वर्ब तो तब रहेगी जब साथ में आईएनजी रहेगा। अगर एम के तुरंत बाद आईएनजी मिल रहा है, इसका मतलब एम या फिर इज, एम, आर तीनों क्या है हेल्पिंग वर्ब, अगर तुरंत बाद आईएनजी मिल रही है तो। यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में आई एम गुड, यहाँ पे आईएनजी नहीं है, यहाँ पे कोई सी वर्ब है ही नहीं। जब वो वर्ब ही नहीं जिसकी हेल्प कर रही तो हेल्पिंग वर्ब होगी नहीं, ये मेन वर्ब हो जाएगी। आई एम गुड में एम मेन वर्ब है, आई एम गोइंग में एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग की वजह से ये खुद मेन वर्ब हो गई, इसलिए ये इसकी हेल्प कर रही। अगर सेंटेंस में 2 वर्ब है तो पीछे से शुरू करें, पीछे से शुरू करने पे जो सबसे पहली वर्ब मिले वो मेन वर्ब होती है, दूसरी जो वर्ब मिले वो हेल्पिंग वर्ब होती है। दोनों ही वर्ब है, क्योंकि ये देखो गो मतलब जाना, बी मतलब होना, इसकी भी 4 फॉर्म, इसकी भी 4 फॉर्म, दोनों वर्ब है। तो जो आईएनजी सबसे पहले मिल गई वो मेन वर्ब, बाद में जो मिले वो हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस के लास्ट से शुरू करने पे सबसे पहले जो वर्ब मिले वो मेन वर्ब, बाद में जो वर्ब मिले वो हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस के लास्ट से शुरू किया गुड, गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, एक वर्ड है एक तरह से, ये वर्ब नहीं है। एम मिला हमें, और एम क्या है, मेन वर्ब है। इसके बाद तो आई सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें केवल एम एक मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि एम हमेशा वॉज, बीन और बी हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करे, ये कभी कभार मेन वर्ब का भी काम करेंगे। जैसे कि आई एम गुड, एम मेन वर्ब है, आई वॉज अ स्टूडेंट में वॉज मेन वर्ब है, और आई एम बीइंग, देखो यहाँ पे जैसा आई एम गोइंग, हम गोइंग को यूज़ नहीं कर रहे, हम तो बीइंग को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आईएनजी फॉर्म ये भी है, आईएनजी फॉर्म ये भी है। तो जैसा आई एम गोइंग वैसा ही आई एम बीइंग, गोइंग मेन वर्ब थी, बीइंग भी मेन वर्ब है। और अगर देखा जाए तो बीइंग जो है वो बी की ही 4th फॉर्म है, और एम जो है वो बी की ही 1st फॉर्म है। इसका मतलब बी की एक फॉर्म किसी दूसरी फॉर्म की भी हेल्प कर सकती है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अगला देखें, इंग्लिश ग्रामर 1.2 में आपने पढ़ा हैव को। हैव का कंसेप्ट ये है कि एक वर्ब होती है जिसकी 4 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, सेकंड फॉर्म हेड, और थर्ड फॉर्म भी हेड ही होती है, और फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी। इसमें आपने पढ़ा कि किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे गो की थर्ड फॉर्म गोन, गो से ही मतलब नहीं, केवल एग्जांपल लिया। सबसे आसान वर्ब आप जानते हैं, जो सभी जानते हैं, उसको पता है, सभी को पता है वो क्या है, गो, इसलिए एग्जांपल लिया। किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई यू वी दे ही शी इट नेम, यहाँ पे चेंजेस हो सकता है। आई यू वी दे ही शी इट नेम के साथ किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती, बीच में या तो हैज हैव मिलेगा, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या फिर बीच में सेकंड फॉर्म हेड मिलेगी। अब यहाँ पे तो मैंने लिख दिया हेड सेकंड फॉर्म है, हो सकता थर्ड भी हो, लेकिन थर्ड नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा रूल मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर 1.1 के वीडियो में बताया था कि किन्हीं भी 2 वर्ब की सेम फॉर्म, याद रखना, किन्हीं भी 2 वर्ब की सेम फॉर्म साथ में नहीं आती। ये थर्ड फॉर्म है, अगर गो की थर्ड फॉर्म गोन है तो यहाँ पे ये थर्ड नहीं होगी। किन्हीं भी 2 वर्ब की सेम फॉर्म कभी साथ में नहीं आएगी। ये थर्ड है तो ये थर्ड नहीं, ये सेकंड ही होगी। यहाँ देखो सेकंड और थर्ड दोनों है हेड, तो हम कैसे पता करें कि ये सेकंड है? अभी तो मैंने 2 लिख दिया ऊपर, तो आप मान लेंगे कि सेकंड है, लेकिन बुक वगैरह में तो 2 नहीं लिखा रहता, उसके सिर पर केवल हेड लिखा रहता। तो कैसे पहचानेंगे? तो उसका एक रूल याद रखना, किन्हीं भी 2 वर्ब की सेम फॉर्म एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं आती। अगर ये थर्ड है तो साथ में थर्ड नहीं आएगी, फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी, खुद वर्ब आ जाएगी, है वर्ब आ जाएगी, लेकिन थर्ड के साथ थर्ड नहीं आएगी, तो ये सेकंड होगी। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? थर्ड फॉर्म किसके साथ आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज हैव वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड, और खुद वर्ब हैव के साथ आएगी। इसका मतलब इतना इतना, कितना कितना, इतना इतना, इतना इतना थर्ड की हेल्पिंग वर्ब, इतना इतना, कितना कितना, इतना इतना वर्ब हैव, और फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म की हेल्प करती। गो से ही मतलब नहीं है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे मैंने गोन की जगह हेड लगा लूँ तो ये जो गोन है वो थर्ड फॉर्म है। हमको गोन नहीं चाहिए, हम तो हेड से काम चलाएंगे, हम तो हेड को लगाएंगे। लगा लो, जहाँ जहाँ गोन लिखा वहाँ वहाँ हेड को देखो लिखकर, गोन की जगह हम तो हेड लगाएंगे थर्ड फॉर्म को।
याद रखिएगा थर्ड फॉर्म को लगा रहा हूँ किसकी जगह, गोन की जगह, क्योंकि मैंने ही तो बोला कि किसी भी वर्ब की, गो तो एग्जाम्पल है, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात हो रही है। तो यहाँ पे हेड लगा दिया, गोन की जगह क्या लगा दिया, हेड। फिर से यहाँ पे ये जो गोन लिखा इसकी जगह हम हेड लगाएंगे, HAD, हेड, थर्ड फॉर्म। तो ये जो हेड लगाया है ये थर्ड फॉर्म ही है, किसकी तरह, जैसे कि गोन है। तो अब आप देखें थोड़ा सा, तो देखो आई हैव हैड, एग्जाम्पल जैसे कि आई हैव हैड फूड, मैंने खाना खा लिया है। क्यों खाना खा लिया है या ले लिया है, क्यों, क्योंकि हैव का एक मतलब निकलता है लेना। आई एम हैविंग डिनर, मैं डिनर कर रहा हूँ। मैंने आपको 1.2 जो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर 1.2 है उसमें बताया था आई एम हैविंग डिनर। हैव को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, हैव को हम मेन वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये देखो थोड़ी देर इसको हम छोड़ देते हैं, जो मैं इसकी आगे की बात बता रहा हूँ फिर से कंटिन्यू करूँ। लेकिन ये देखो हैव जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब का ही काम करे, ठीक है। जब जब ये थर्ड फॉर्म के साथ आएगी ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। क्या बात है, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे जब जब हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के आगे जब जब हैव आएगा वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। अगर थर्ड फॉर्म नहीं है, देखो आ थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं, आर्टिकल है। कार थर्ड फॉर्म है, नहीं, कार थर्ड फॉर्म नहीं है, ये तो एक वर्ड है, नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म है ही नहीं, इसमें भी थर्ड फॉर्म है ही नहीं, इसमें भी थर्ड फॉर्म है ही नहीं, मतलब वो व्यक्ति ही नहीं है जिसकी हम हेल्प कर रहे हैं, तो हम हेल्पर कैसे हुए। आप हेल्पर तो तब होंगे ना जब वो व्यक्ति आपके सामने हो जिसकी आप हेल्प कर। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ही नहीं तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, ये खुद मेन वर्ब होगी। और मैंने सबसे ज़बरदस्त तरीका आपको बताया पहचानने का कि पीछे से शुरू करें। कार तो वर्ड है, आर्टिकल है, पहली जो वर्ब मिले वही मेन वर्ब, बाद में अगर मिलती थी हेल्पिंग वर्ब। ये देखो गोन सबसे पहले मिल गया थर्ड फॉर्म, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी ये मेन वर्ब है, और बाद में ये जो हैव मिला वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ से शुरू करो, गोइंग जो मिल गया वही मेन वर्ब है, बी जो मिल रहा है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे गोइंग जो मिल गया वही मेन वर्ब है, बीन और हैव जो मिल रहा है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ऐसे ही हम जब यहाँ से शुरू करेंगे तो हैव मेन वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया, हेड हेल्पिंग वर्ब, सॉरी इधर आगे जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब मेन वर्ब ही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब का काम करिए, मेन वर्ब भी हो सकती। हेल्पिंग वर्ब तो तब रहेगी जब साथ में थर्ड फॉर्म हो, ठीक है। एक बड़ा सा सेंटेंस ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, डब्बे में बंद वाला, कौन सा वाला, डब्बे में बंद वाला। ये जो सेंटेंस है ये आपको इन दोनों टॉपिक को एक साथ समझा देगा। जैसे कि पहला हमारा टॉपिक है कि किसी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, गो से ही मतलब नहीं है, किसी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ING, टीचिंग, ईटिंग, रीडिंग, डांसिंग, व्हाटएवर, किसी भी वर्ब की ING फॉर्म बी वर्ब या फिर उसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ आती है। तो देखो ING फॉर्म बी वर्ब के साथ आ गई, या फिर उसकी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, ये एम फर्स्ट फॉर्म है, वाज सेकंड फॉर्म है, और बीन थर्ड फॉर्म है। दूसरा रूल कि किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव वर्ब या फिर उसकी फर्स्ट और सेकंड के साथ आती है। तो ये देखो थर्ड फॉर्म हैव के साथ आ गई, फर्स्ट फॉर्म हैज हैव, सेकंड फॉर्म हेड के साथ आ गई, ये वाली थर्ड फॉर्म, गोन की बात कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ आ गई, हेड के साथ आ गई, और वर्ब हैव के साथ आ गई। अब इस जगह देखो थोड़ा सा, ING का रूल पड़ा कि ING बी वर्ब या फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के साथ आती है। तो इसके आगे ING के आगे जरूर आपको या तो इज एम आर, वाज वर्ब या फिर बीन या फिर वर्ब बी मिलेगी। क्या मिला, बीन। और अगर बी की थर्ड फॉर्म बीन को देखा जाए ध्यान से, इस बीन को देखा जाए ध्यान से, BEEN बीन को ध्यान से देखा जाए तो ये थर्ड फॉर्म है भैया। क्या है ये, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म का रूल मैंने बताया, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो तो एक एग्जाम्पल है, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या वर्ब हैव के साथ आती। बिल्कुल, ये जो बीन है ये बीन थर्ड फॉर्म है, और इस थर्ड फॉर्म की वजह से हमने पढ़ा कि थर्ड की हेल्पिंग वर्ब, थर्ड की हेल्पिंग वर्ब इत्ती इत्ती, कित्ती कित्ती, इत्ती इत्ती, इत्ती इत्ती थर्ड की हेल्पिंग वर्ब है। तो बीन जो है वो भी थर्ड फॉर्म है,
किसकी है उसको छोड़ दो, है तो थर्ड फॉर्म, तो थर्ड की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव या हैड या वर्ब हैव, इसीलिए तो इस बीन के आगे हैव लिखा है। बात समझ में आती है? वो जो टेंस में लंबे लंबे सेंटेंस आप पढ़ते हैं उसको तो आधा ही लिखा मैंने, लंबा तो लिखा ही नहीं। सिंस मॉर्निंग फॉर 2 days वो सब अभी नहीं लिखा मैंने, केवल समझाने के लिए इतना लिख दिया। ये तो आप बोले सर ये सेंटेंस तो ऐसा है, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, सर आपने सिंस मॉर्निंग तो लिखा ही नहीं। सिंस मॉर्निंग हम समझ लेंगे बाद में, लेकिन मैंने आधा ही लिखा। तो जो आप लंबे लंबे सेंटेंस पढ़ते हैं, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 days, ये लंबे लंबे सेंटेंस कैसे बने? ये ऐसे बने कि आईएनजी जो फॉर्म है, गो से ही मतलब नहीं है, किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकंड फॉर्म वाज वर, थर्ड फॉर्म बीन, यह वर्ब बी के साथ आती है, और थर्ड फॉर्म बीन हो गई तो थर्ड फॉर्म का मतलब थर्ड की हेल्पिंग वर्ब ये रहती है। जिस तरह गो की थर्ड फॉर्म गोन की इन्होंने हेल्प की, उसी तरह बीन, बीन भी एक थर्ड फॉर्म है, किसकी है उसको छोड़ दो, लेकिन है थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म के साथ तो हैज हैव है या हेड आएगा। तो ये पूरा टॉपिक, ये जो मैंने दोनों टॉपिक आज बताए इसमें कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं फटाफट जो आज का टॉपिक है वो बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम निकल गया इन दोनों को एक्सप्लेन करने में। ये जो मैंने शुरू किया था ये भी बता दूँ। मैं ये बोल रहा था उस टाइम कि मान लो हमें गो की थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए, हमें तो हैव की थर्ड फॉर्म चाहिए, हेड। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया गो से ही मतलब नहीं है, किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म भले हेड ही क्यों ना हो, वो भी हैज़ हैव फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी, सेकंड फॉर्म हेड के साथ आएगी, थर्ड फॉर्म, ये थर्ड लिखा हेड थर्ड फॉर्म, या फिर वर्ब हैव के साथ आएगी। तो थर्ड मतलब ये इसकी भी थर्ड, इस थर्ड फॉर्म की भी हेल्प करेंगी ये सब, ये भी थर्ड, ये भी थर्ड। गो थर्ड फॉर्म है, सॉरी गो की थर्ड फॉर्म है गोन, हम अब गोन नहीं ले रहे हैं, हम हेड ले रहे हैं। तो जैसा आई हैव गोन हुआ था, थर्ड फॉर्म लगाई थी, वैसा ही आई हैव गोन की जगह हम इस थर्ड फॉर्म को लगाएंगे। पहला सेंटेंस आई हैव हैड, जैसे कि आई हैव हैड फूड, मैंने खाना खा लिया है। आई हैड हैड फूड, ये भी थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं हम, यहाँ पे गोन की जगह थर्ड लगा रहे हैं। तो एक हेड ये, दूसरा हेड ये, एक ही सेंटेंस में दो दो हेड, पढ़ा है ना आपने, वो वीडियो देखा है। एक ही सेंटेंस में दो दो हेड, ये सेंटेंस सही है या गलत? क्या ये सेंटेंस सही है? क्या एक ही सेंटेंस में दो दो हेड आ सकते हैं? वो बात यहाँ से मैंने आपको बता दी। और इंग्लिश ग्रामर 1.2 का वो वीडियो था जिसका थंबनेल ये था, एक ही सेंटेंस में दो दो हेड, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या दो दो हेड आ सकते हैं? ठीक है, तो इस तरह से आए कि ये जो है हेड, ये क्या है? सेकंड फॉर्म है, और ये जो हेड है ये थर्ड फॉर्म है। मतलब ये मेन वर्ब है, जिस तरह गोन मेन वर्ब है उसी तरह हेड भी मेन वर्ब है। और यहाँ पे हेड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, किसकी? थर्ड की, और खुद की ही थर्ड आ रही, खुद की फॉर्म खुद की हेल्प कर रही। तो सेकंड फॉर्म किसकी हेल्प कर रही? थर्ड फॉर्म की। और किसकी थर्ड फॉर्म? हैव की ही। तो हैव की सेकंड फॉर्म हैव की थर्ड फॉर्म की हेल्प कर रही। आई हैड हैड फूड, इसी वजह से हुआ था, ठीक है। और आई विल हैव गॉन की जगह हम आई विल हैव भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ समझ में आ गया। अब जल्दी से फटाफट मैं आपको जो आज का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर 1.3 वो कंप्लीट कराता हूँ। इंग्लिश ग्रामर 1.3 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दें, आज का जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वह है एक वर्ब। जैसे कि गो एक वर्ब है, गो की कितनी फॉर्म होती है? 4 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म 2 होती हैं, गो और गोस। देखते जाओ, गो को देखो, जो नहीं मिटा उसको देखो, मिट गया उसको भूल जाओ। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो बीत गया उसे भूल जाओ। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले, हिंदी में बोलते हैं, जो हो गया उसे भूल जाओ, आगे देखो। जो मैंने मिटा दिया उसको छोड़ो। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एक वर्ब। जैसे गो एक वर्ब होती है, गो की 4 फॉर्म होती है। जैसे बी एक वर्ब होती है, बी की 4 फॉर्म होती है। जैसे हैव एक वर्ब होती है जिसकी 4 फॉर्म होती है। उसी तरह आज मैं एक वर्ब बताने जा रहा हूँ, उस वर्ब का नाम है डू। क्या नाम है वर्ब का? डू। डू एक वर्ब है, ठीक है। डू एक वर्ब है, डू की 2 फर्स्ट फॉर्म रहेंगी। जैसे गो की 2 फर्स्ट फॉर्म गो और गोस,
ऐसे ही डू की दो फर्स्ट फॉर्म डू और डज। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, देखो अभी तक जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिए वो बी वर्ब पढ़ा दी, हैव वर्ब पढ़ा दी, फोर्थ फॉर्म से शुरू किया था। किसी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बी वर्ब या उसकी फर्स्ट सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ आती है और इन्हीं को किसी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ था इंग्लिश ग्रामर 1.1 का। दूसरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया कि किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव वर्ब या फिर उसकी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म के साथ आती है और इन्हीं को हैव वर्ब और फर्स्ट और सेकंड को इन्हीं को थर्ड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। आज का टॉपिक रहेगा इनके लिए, किनके लिए, इनके लिए, गोले में बंद है जिनके लिए, किनके लिए, गोले में बंद है जिनके लिए। ठीक है, डू की सेकंड फॉर्म होती भैया एक और उसका नाम है डिड, थर्ड फॉर्म होती है डन और फोर्थ फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म का मतलब ही होता है वर्ब में जी, ये गो वर्ब है इसमें आईएनजी लगा दी, फोर्थ फॉर्म बना दी तो गो वर्ब में आईएनजी लगाई, उसी तरह हम डू वर्ब में भी आईएनजी लगा देंगे, डूइंग। आज का जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो डू वर्ब है। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ध्यान दें। आई एम गोइंग, हाँ सर ये तो पढ़ लिया, आप क्यों लिख रहे हो, मैं ही बता दूँ, ये तो मैं ही बता दूँ। आप ऐसा सोच रहे हो ना कि सर ये तो मैं ही बता दूँ कि आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म और फोर्थ फॉर्म आ रही है बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर के साथ, मतलब एम के साथ आ रही, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म हो गई बी की और ये फोर्थ फॉर्म हो गई। सर ये तो पढ़ लिया हमने, लेकिन जो नहीं पढ़ा वो देखो। किसी भी वर्ब का नेगेटिव किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है, बच्चों बताओ कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग या फिर एम? सर एम हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा याद रखना, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब के सामने जो वर्ड आता ना, ठीक है, मैं ऐसा ही नहीं बोलूँगा कि हेल्पिंग वर्ब, कहीं पे हेल्पिंग वर्ब नहीं कुछ और भी आता है, ध्यान रखना। किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए आप तो ये समझो, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए आई यू विद ही शीट नेम, जिनको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, आई यू विद ही शीट नेम और वर्ब की जो फॉर्म है मेन वर्ब, आई यू विद ही शीट नेम और मेन वर्ब के बीच में जो वर्ड है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या है एम, तो बीच वाले वर्ड के साथ हम नॉट लगा देंगे। नेगेटिव बनाने का कंसेप्ट पता लगा। किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट्स जो है ना आई यू विद ही शीट नेम और जो मेन वर्ब आ रही गोइंग आ रही, थर्ड फॉर्म देखो, थर्ड फॉर्म के लिए भी यही आई हैव गॉन। तो जो आई यू विद ही शीट नेम है, आई यू विद ही शीट नेम जो है और जो वर्ब की फॉर्म है उसके बीच में जो वर्ड आ रहा है ना उसमें हम नोट लगा देंगे। इसके बीच में हैव आ रहा है तो हैव में नोट लगा देंगे, हैव में नोट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव के लिए मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, केवल दो बातें ध्यान रखें कि आई यू विद ही शीट नेम जो आ रहा है और आईएनजी या फिर कोई सी भी जो मैन वर्ब आ रही है, आई यू विद ही शीट नेम या फिर जो मैन वर्ब आ रही है उसके बीच में जो शब्द आ रहा है ना उसमें नोट लगा देंगे। आई यू विद ही शीट नेम जो आ रहा है ना और जो मेन वर्ब आ रही है ना उसके बीच में जो शब्द आ रहा है उसमें नोट लगा देंगे। नेगेटिव के कंसेप्ट याद रखोगे। अब ये पढ़ो और ये जो पढ़ो उससे पहले ये जो बात मैंने 2 बार आपको बताई उसको याद रखें। नेगेटिव बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए आई यू विद ही शीट नेम और जो वर्ब आ रही है मेन वर्ब, भले वो आईएनजी हो या थर्ड फॉर्म हो, आईएनजी हो या थर्ड फॉर्म हो, तो आई यू विद ही शीट नेम और जो मेन वर्ब है उसके बीच में जो वर्ड आ रहा है, भले वो हेल्पिंग वर्ब हो, कभी कभार कुछ और भी होगा, इसलिए मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। आप ये ध्यान रखें कि आई यू विद ही शीट नेम और जो मेन वर्ब आ रही है उसके बीच में जो शब्द आ रहा है उसमें नोट लगाना है।
आई विद ही शीट नेम और जो मेन वर्ब आ रहे उसके बीच में जो शब्द आ रहा है उसमें नोट लगाना है, ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव समझ में आ गया। आई विद ही शीट नेम और मेन वर्ब जो आ रही है उसमें उसके बीच में जो शब्द आ रहा है, यहाँ पे एम आ रहा है तो एम में नोट लगा दी, यहाँ पे हैव आ रहा है तो हैव में नोट लगा दी, इससे बनता है नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखना। देखता हूँ कितना ध्यान रखते हो। अभी तुरंत बाद अभी मैं बताऊंगा, आपसे पूछता हूँ। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा फोर्थ फॉर्म को। किसी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई विद ही शीट नेम के तुरंत बाद नहीं आती, उनके लिए जरूरी है बी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या खुद वर्ब बी। किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई विद ही शीट नेम के तुरंत बाद नहीं आती, उसके लिए जरूरी है वर्ब या फिर फर्स्ट या सेकंड फॉर्म। लेकिन किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अकेले आ जाती है, इनको डर नहीं है, ये आ जाएंगी। कैसे आएंगी? आई गो, आई गो, आई वेंट, आई वेंट। देखो बिना डर से आई विद ही शीट नेम के साथ आ गई। और शी गोज, ध्यान से समझिए। गोज और गो कौन सी फॉर्म है? गोज और गो है फर्स्ट फॉर्म। वेंट कौन सी फॉर्म है? वेंट है सेकंड फॉर्म। आई यू विद ही शीट नेम के तुरंत बाद आ रही हैं ये, मतलब इनमें आने के लिए इनको कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन जब इनका नेगेटिव बनाएंगे, और अब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नेगेटिव के बारे में बताया। क्या बताया? मैंने आपको नेगेटिव के बारे में ये बताया, थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, भले ही पीछे 2-3 मिनट चले जाओ। 2 सेंटेंस लिखे थे, मैंने बोला था आपको कि आई विद ही शीट नेम और वर्ब की जो भी फॉर्म है मेन वर्ब की, उसके बीच में जो वर्ड है यहाँ पे तो है ही नहीं। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आई विद ही शीट नेम और वर्ब जो भी है मेन वर्ब, उसके बीच में जो वर्ड है कहाँ है? बताऊंगा सब कुछ, लेकिन मैंने नेगेटिव के बारे में अभी एक बात बताई थी कि आई विद ही शीट नेम और मेन वर्ब जो है उसके बीच में जो वर्ड है उसमें नोट लगाना। तो यहाँ पे तो बीच में कुछ भी नहीं है भैया, कहाँ नोट लगाएं? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है बीच में, कहाँ पे नोट लगाएं? तो हमेशा याद रखना फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म गो गोज और सेकंड फॉर्म वेंट। ये आती तो नहीं है हेल्पिंग वर्ब के साथ, लेकिन जब इनका नेगेटिव बनाया जाता है तो ये वर्ब 2 भाग में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती। कैसे हो जाती? यहाँ से समझे, आई वेंट से समझो। वेंट क्या है? वेंट 2 चीज़ों का मिक्सचर है। ठीक है, ग्रामर के रूल जो रहते हैं ना वो सब पढ़ाई करने के लिए रहते भैया। मैं बता रहा हूँ कि वेंट 2 चीज़ों का मिक्सचर है, तो इसको समझ ले कि 2 चीज़ों का मिक्सचर है। बहुत अच्छे से आप समझेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। वेंट कैसे बना पता है? जब 2 चीज़ों को इकट्ठा किया ना तब वेंट बना। देखो वो 2 चीज़ें कौन सी थी? वो थी डू की सेकंड फॉर्म और वर्ब गो। ठीक है, जैसे पानी रहता है, पानी में अगर हम नीला कलर डालेंगे तो नीला पानी हो जाएगा। मान लो कि गो पानी है और डिड नीला कलर है और वेंट नीला पानी है। डिड नीला कलर, गो पानी है, पानी में नीला कलर डालो तो नीला पानी बना लो। तो गो और डिड जब मिलता है ना, गो और डिड जब मिलता है ना तो वो वेंट बनता है। और अगर इस वेंट को डिड प्लस गो, गणित पढ़ते भैया, मैथ्स पढ़ेंगे, डिड प्लस गो इज इक्वल टू वेंट। वेंट ही क्यों हो रहा है? क्योंकि डिड कौन सी फॉर्म है? चलिए सभी लॉजिक वाइज सोचे, डिड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का कलर डाला वर्ब में, तो जो कलर डाला वही तो पानी का कलर होगा। जब आपने कलर ही सेकंड फॉर्म का डाला है तो बनेगी ही सेकंड फॉर्म। यहाँ पे देख लो, गोज, गोज किससे बना पता आपको?
गोस जो है, गोस बना है किससे बना है? वर्ब की फॉर्म डज, डू की फॉर्म डज और प्लस वर्ब गो। ये देखो फिर से, ये गो पानी है, इसमें हमने कलर डाला डज का और कलर फर्स्ट फॉर्म का डाला है, तो पानी का कलर भी कैसा होगा? फर्स्ट फॉर्म गोज ही बनेगा। देखो डज, डज प्लस वर्ब गो इज इक्वल टू वर्ब की फॉर्म गोज। ठीक है, ये कंसेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। अगला मैं एक पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा, जब भी पढ़ाऊँगा उसमें ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा। वेंट सेकंड फॉर्म है, वर्ब गो में जब हम डिड सेकंड फॉर्म को मिलाते हैं तो वेंट बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आई वेंट लिखा है, ये यहाँ पे देख लो कि गोज, जब वर्ब गो में हम डू की फर्स्ट फॉर्म डस को मिलाते हैं तो गोज बनता है। इसका मतलब ये जो गोज लिखा है, ये जो गोज लिखा है, इसकी जगह मैं डस गो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो शी गोज का अगर मैं शी डज गो लिख दूँ, गो क्या है? वर्ब है। जब वर्ब में डस मतलब डू की फर्स्ट फॉर्म मिली तभी वो गोज बना। जब इस पानी में डस का कलर डाला गया तब वो जो पानी था वो डस के हिसाब से बन गया, गोज हो गया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो तरीका है लिखने का, इसको हम बोलते हैं एम्फैटिक। ठीक है, एक टॉपिक और क्लियर हो गया आपका चलते चलते। एम्फैटिक 10th 12th में आपने पढ़ा होगा कि मेक एम्फैटिक, शी गोज, शी गोज का एम्फैटिक बनाओ, तो गोज का जो कलर है और पानी है वो अलग अलग कर दिया। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, एम्फैटिक बनाने के लिए हमेशा याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का ही एम्फैटिक बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का ही एम्फैटिक बनता है। एम्फैटिक बनाने के लिए ये जो फॉर्म है ना, ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तो डू की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब गो को लिखेंगे। मतलब ये जो भी ये फर्स्ट फॉर्म है ना, डू की वही फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डू की फर्स्ट फॉर्म ये देखो, गोस फर्स्ट फॉर्म थी तो डू और डज में से डस को देखेंगे हम, डस को लगाएंगे और ये जो गोस था वो किस में बदल जाएगा? गो में, और इसी को एम्फैटिक बोलते हैं। मतलब कि ये जो रंग वाला पानी था इसमें से रंग अलग कर दिया, पानी अलग कर दिया। मतलब कि शी गोस का एम्फैटिक क्या हो गया? गोस के लिए डज अलग कर दिया और जो गो वर्ब थी वो अलग कर दिया। ठीक है, इसको बोला जाता है एम्फैटिक। शी गोस का एम्फैटिक क्या हो गया? शी डज गो। ठीक है, उसी तरह आई वेंट, आई वेंट का एम्फैटिक क्या होगा? आई वेंट का अगर एम्फैटिक देखा जाए तो वेंट बना है डिड प्लस गो से। इसका मतलब गो एक पानी था, हमने डिड का कलर डाला और वो जो पानी था वो कैसा हो गया? डिड जैसा हो गया। ठीक है, डिड सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल है। ये वर्ब है तो ये जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगी सेकंड फॉर्म में। पानी था, नीला कलर डाला, नीला पानी हो गया। वर्ब थी, डू की सेकंड फॉर्म डिड लगाई तो सेकंड फॉर्म हो गई। वर्ब थी, डू की फर्स्ट फॉर्म डज लगाई तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, ऐसे ये देखो, वर्ब थी, डू की सेकंड फॉर्म लगाई डिड तो सेकंड फॉर्म हो गई। मतलब इसका एम्फैटिक अगर मैं बनाऊँ तो एम्फैटिक का मतलब ही होता है दो भागों में तोड़ देना। जो सेकंड फॉर्म है उसको डू की सेकंड फॉर्म में बदल दो। ठीक है, मतलब ये जो वेंट लिखा ना इसकी जगह डिड गो लिख दो, ये एम्फैटिक है। एम्फैटिक का मतलब होता है वर्ब जिस भी फॉर्म में है, मतलब पानी का जो भी कलर है उसमें कलर अलग कर लो, पानी को अलग कर लो। ऐसा होता नहीं है लेकिन समझने के लिए। तो ये जो वेंट है इसमें से दो चीज़ें मिलके बना है वेंट, दो चीज़ों से बना है, वो क्या है? डिड और वर्ब गो। ठीक है, तो डिड को अलग कर दिया और वर्ब को अलग कर दिया, ये हो गया एम्फैटिक। आई गो का एम्फैटिक बनाए तो गो देखो, गो क्या है? गो वर्ब है। अब आप बोलेंगे सर फर्स्ट फॉर्म है, गो क्या है यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म। अब आप बोलेंगे सर गो वर्ब भी तो हो सकती है, लेकिन वर्ब नहीं होगी क्योंकि मैंने कंसेप्ट बताया था आपको। और वो कंसेप्ट कब बताया था? शायद इंग्लिश ग्रामर 1.2 में बताया था कि जितनी भी वर्ब रहती है ना, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, जितनी भी वर्ब रहती है डब्बे में 1 वो किसके साथ आती है? कैन कुड, शैल शुड, विल वुड, मे माइट या फिर टू के साथ। तो ना तो यहाँ पे कैन कुड, शैल शुड, मे माइट,
विल वुड कुछ नहीं है, ना ही यहाँ पे टू है, तो वर्ब नहीं हो सकती, है फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये क्या है, गो, ये जो गो है ना ये फर्स्ट फॉर्म है। अब ये फर्स्ट फॉर्म जो है वो किस तरह बनी होगी, वर्ब गो डू की फर्स्ट फॉर्म से मिलके बनी होगी। तो जो गो है ना ये इस तरह बना हो, गो बराबर डू प्लस वर्ब गो। ठीक है, जिस तरह वेंट बराबर डिड प्लस वर्ब गो। ठीक है, ये देखो वेंट सेकंड फॉर्म, तो डिड क्या हो गई, डिड हो गई इसकी सेकंड फॉर्म, प्लस वर्ब गो को मिलाया हम दोनों, डिड और गो को जब हम मिलाया तो वेंट बना। जैसे हमने डज और गो को मिलाया, जैसे हमने डज और गो को मिलाया तो गोज बना। इधर देखो, डज प्लस गो इज इक्वल टू गोज, डिड प्लस गो इज इक्वल टू वेंट, और डू प्लस गो इज इक्वल टू गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो जैसा आई गो लिखा, इसको भी मैं दो भाग में तोड़ दूँ, डू गो, आई डू गो। ठीक है, तो ये इसका एम्फेटिक हो गया, ये वाला इसका एम्फेटिक हो गया, ये इसका एम्फेटिक, ये इसका एम्फेटिक, ये इसका एम्फेटिक। एम्फेटिक टॉपिक कंप्लीट हो गया। डू फॉर्म पढ़ाने जा रहा था, डू फॉर्म के बारे में याद रखना, जो फर्स्ट फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म जो होती है, उनको आने के लिए किसी भी वर्ब की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब नेगेटिव बनाया जाता है तब सामने डू डज या डिड आ जाता है। ठीक है, वेंट सेकंड फॉर्म थी इसलिए डिड आ गया, डिड सेकंड फॉर्म है। गोज, गोज कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ये देखो गोज, इसलिए डज आ गया। और ये जो है गो फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए डू आ गया। अब नेगेटिव बताने की ज़रूरत तो नहीं है सर, नेगेटिव तो हम स्कूल में बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं सर, आप भले ही नहीं बताओ, हम आप समझ गए, अब आगे क्या करना है हम वो आगे की बात समझ गए। आपने हमें एक ऐसी चीज़ बता दी कि अब हम आगे की खुद ही कर लेंगे। नहीं पढ़ा था कि आपने नेगेटिव कि वेंट के नेगेटिव के लिए डिड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, कहाँ से वो पता नहीं था, आप बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं और नॉट को लिखते हैं। या इससे पहले मैंने दो लाइन लिखी थी, उन लाइन में मैंने बोला था कि जो वर्ब रहती है, सॉरी जो सब्जेक्ट है आई विद ही शीट नेम, और जो मेन वर्ब है उसके बीच में जो वर्ड है उसमें नोट लगाते, बीच में वर्ड नहीं था तो हमने इनको दो वर्ड में तोड़ दिया, वेंट को तोड़ा डिड गो में। तो जो आई विद ही शीट नेम है और ये जो मेन वर्ब अब बनी हमारी गो, उसके बीच में जो वर्ड आया उसमें नोट लगा देंगे। तो ये तो हो गए एम्फेटिक, यहाँ तक तो क्या हो गए एम्फेटिक। ठीक है, अब क्या बता रहा हूँ निगेटिव। तो निगेटिव में आई जो है आई विद ही शीट नेम और मेन वर्ब के बीच में जो वर्ड है उसमें नोट लगाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कंसेप्ट बताया तो वो लिख देता हूँ, आई एम गोइंग का नेगेटिव आई एम नॉट गोइंग, आई हैव गॉन का नेगेटिव आई हैव नॉट गॉन। कंसेप्ट ये बताया था आई विद ही शीट नेम और मेन वर्ब के बीच में जो वर्ड आ रहा है उसमें नोट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। आई विद ही शीट नेम और मेन वर्ब के बीच में जो वर्ड आ रहा है उसमें नोट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे आई विद ही शीट नेम और मेन वर्ब के बीच में कोई वर्ड नहीं था, यहाँ पे भी कोई वर्ड नहीं था, यहाँ पे भी कोई वर्ड नहीं था, तो इन वर्ड्स को हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। वेंट सेकंड फॉर्म थी इसलिए डू की सेकंड फॉर्म लगाई और वर्ब गो को लिखा। गोस फर्स्ट फॉर्म थी गोस, इसलिए डू की फर्स्ट फॉर्म डज को लिखा और वर्ब गो को लगाया। गो जो थी वो फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए डू की फर्स्ट फॉर्म डू को लिखा और वर्ब गो को लगाया यहाँ से। ठीक है, तो ये जो बीच में लिखा है ना नेगेटिव के लिए, इसी बीच वाले के साथ हम नोट को लगा देंगे। आई डिड नॉट गो, ये हो गया इसका नेगेटिव। ऐसे ही नेगेटिव के लिए आई डू, ये तो एम्फेटिक हो गया, यहीं से एरो लगा देता हूँ ना, ये एम्फेटिक लो, ये एम्फेटिक, ये इसका एम्फेटिक, इसका एम्फेटिक ये। तो देखो डू नॉट गो
मतलब ये जो आप तोड़ रहे हैं ना इन वर्ब को, ये सेकंड फॉर्म को जब आप अलग अलग कर रहे हैं ना डिड और गो में, इसमें नोट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो डज और गो में जो अलग किया ना, तो नेगेटिव के लिए ये तो इम्फेटिक हो गया, नेगेटिव के लिए ये जो आप डज और गो लिख रहे हैं डज में नोट लगाना है। वही बात हो गई यार कि जो बीच में वर्ड आ रहा है उसमें नोट लगा रहे हैं। आई विद हिज इट नेम और वर्ब के बीच में जो वर्ड आ रहा था बीच में उसमें नोट लगा रहे हैं। आई विद हिज इट नेम और वर्ब के बीच में जो नोट आ रहा है, जो वर्ड आ रहा है उसमें नोट लगा रहे हैं। उसी तरह आई विद हिज इट नेम ये शी है और जो वर्ब है मेन वर्ब उसके बीच में जो डज आ रहा है उसमें नोट लगा देंगे। शी डज नॉट गो। ये जो टॉपिक बताया ये क्या था, एम्फेटिक था, ठीक है। अब टाइम में देख रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन जब आप समझाने लगा हूँ तो मैं एक बार में 5 मिनट की एक और चीज़ देख लीजिए कि जो एम्फेटिक है वो तो आपने किससे बनाया है, गो से बनाया है, याद रखना। वेंट, वेंट वाला एम्फेटिक जो बनाया है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट से आपने एम्फेटिक डिड गो बनाया, ठीक है। आई डिड गो, वेंट को आपने तोड़ा डिड प्लस वर्ब में। कभी कभार वो डू की फॉर्म दे देता है क्वेश्चन में और बोलता है कि एम्फेटिक बनाए। जैसे यहाँ पे देखो बता देता हूँ, एक छोटे से सेंटेंस से बता देता हूँ, ये सब समझ गया आप, नोट करते जाया करो। नोट क्या, आप तो वीडियो आपके हाथ में, थोड़ा सा पीछे गए, लिखा, फिर आगे बढ़े। अगर कुछ नहीं लिख पाए फिर पीछे गए, फिर लिखा, फिर आगे बढ़े, ठीक है। तो ये क्या है, सब आपकी टेक्नोलॉजी का कमाल है, ठीक है। तो देखिए इसको आगे थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। वेंट, वेंट यहाँ पे किस तरह आया, वेंट आया गो की सेकंड फॉर्म की तरह, लेकिन ये जो आपने वेंट डिड गो किया ना, कभी कभार वो क्वेश्चन में डिड दे देता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया गो से ही मतलब नहीं है, फॉर्म कोई सी भी हो सकती है। जैसा अभी मैंने आपको बी फॉर्म को गो की जगह लगा के बताया, हैव फॉर्म को गो की जगह लगा के बताया। अब मैं इसको देखिए, आई डिड, क्वेश्चन में बोला गया है कि आई डिड जो है सेंटेंस, उसका एम्फेटिक बनाओ, क्या बनेगा? बोला गया है कि जो आई डिड है उसका एम्फेटिक बनाओ। तो आप ये देखो कि डिड अगर दिया है तो डिड कैसे बना होगा, जैसे वेंट बना, जिस तरह वेंट बना उसी तरह डिड बना होगा। देखो वेंट बना डिड प्लस वर्ब गो से, वेंट बना डिड प्लस वर्ब गो से, उसी तरह डिड खुद डिड प्लस वर्ब डू से बना होगा। देखो मैं समझा देता हूँ। वेंट कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म के लिए डू की सेकंड फॉर्म लिख रहे हैं, और ये जिसकी सेकंड फॉर्म है वेंट उस वर्ब को लिख रहे हैं। उसी तरह डिड कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे देखो मैं फिर से समझा देता हूँ। वेंट इज इक्वल टू डिड प्लस वर्ब गो। वेंट सेकंड फॉर्म थी इसलिए वर्ब डिड को लिखा और साथ में इस गो वर्ब को लिखा, ठीक है। अब डिड देखो, डिड सेकंड फॉर्म है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेकंड फॉर्म जो भी हो, भले वेंट हो डिड हो कुछ भी हो, उसके लिए हम डिड सेकंड फॉर्म को लगा रहे हैं। जैसे वेंट सेकंड फॉर्म के लिए हमने डिड सेकंड फॉर्म को लगाया, इसी तरह इस डिड के लिए भी हम डिड सेकंड फॉर्म को ही लगाएंगे। और जैसे ये वेंट गो, गो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी वेंट, उसी तरह ये जो डिड है, ये डिड भी किसकी फॉर्म है, डू की फॉर्म है। देखो इधर वेंट जो थी, जो वेंट थी नहीं, वो गो की सेकंड फॉर्म थी, गो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी वेंट। उसी तरह ये जो डिड है, ये डिड किसकी फॉर्म है, डू की। तो जैसा वेंट का गो हो गया, उसी तरह डिड का क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। तो डिड प्लस डू, जैसा हमने वेंट को डिड प्लस जिसकी ये फॉर्म थी उसमें बदल दिया, उसी तरह डिड को भी डिड प्लस जिसकी ये फॉर्म थी उसमें बदल दिया। तो आई, जैसा हमने वेंट के लिए डिड गो लिखा, ठीक है, ये देखो वेंट के लिए डिड गो, एम्फेटिक क्या होना, आई वेंट का आई डिड गो, उसी तरह आई डिड का आई डिड डू, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आया तो जब मैं ग्रामर और डिटेल में स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको एक डू टॉपिक बता दूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं आप ख़त्म करता हूँ इसको, ठीक है। इस वीडियो में सब कुछ है, ठीक है, बी फॉर्म, हैव फॉर्म, डू फॉर्म। इस वीडियो को देखे आप, है ना, देख ही लिया होगा आपने, मिटाने की ज़रूरत नहीं, बाद में मिटा दूँगा। सुनो सभी लोग, अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको लाइक कर देना। और ये जिस तरह से मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही हंसी खुशी में, बहुत ही मज़े के साथ जो आप सीख रहे हैं,
ये आप तक ही सीमित मत रखना, दूसरे को भी सीख लेने देना, मतलब कि दूसरों को बता देना ही, ठीक है, उनको शेयर करना ही कि ग्रामर इस तरह भी पढ़ सकते हैं बिना परेशान हुए, ठीक है, इस तरह भी हम पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा टॉपिक है आपका आज का, इसको कम्प्लीटली देख लेना, आप नहीं देखा हो तो आज देख लेना, ठीक है, बार बार आप इसको रिवाइज कीजिए और इसको कंप्लीट कीजिए। ये जो मैंने आपका टॉपिक बताया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माना कि ये बहुत लंबा है, टाइम बहुत ज़्यादा लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ कवर हो गया, बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू वर्ब कंप्लीट हो गया, एम्फेटिक बता दिया, नेगेटिव कैसे बनाना वो बता दिया। अगला जो मैं टॉपिक लेके आऊँगा वो ग्रामर का रहेगा, वो इस सीरीज़ से हट के रहेगा। ये जो 1 वाली सीरीज़ है ना, पहले था इंग्लिश ग्रामर 1.1, फिर था इंग्लिश ग्रामर 1.2, फिर आया इंग्लिश ग्रामर 1.3, अब 1 वाला हट के थोड़ा और कुछ मैं नया बताऊंगा। ये टॉपिक एम्फेटिक वाला, अगर ये जो टॉपिक है, ये जो अभी बताया मैंने ये वाला की, कुछ लोग सोच हाँ सर ये समझ में नहीं आया क्या कर रही हैं, तो मैं अगली बार जब टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको एम्फेटिक तब समझा दूँगा, ठीक है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखिए, बहुत कुछ पढ़ाएगा इसमें, और लोगों को शेयर करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो करके जाना, ठीक है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ठीक है, आपकी भलाई है इसमें। थैंक यू।